हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। In the last class, I discussed enactment of budget. Of course, that is a stage 1. I will continue from here. है ना? Enactment of budget. किस तरह से बजट को अधिनियमित किया जाता है, यानी कि जो बजट है वो कानून कैसे बनता है, इसका विषय वस्तु यही है। तो इसी विषय पर आगे का हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये होता है। इस साल का भी बजट पेश किया गया 2021 में, और देश और दुनिया में ये सुर्खियों में रहता है। जब भी बजट पेश होता है तो बहुत पब्लिक ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। बजट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, बहुत सी उसमें घोषणाएं होती है, इसको हमें समझना पड़ता है। और हमने सबसे पहला स्टेज ये बताया बजट में कि बजट का यह जो स्टेज है वो किस तरह से है और आपको कैसे ये सारा चीजें होता है। सो आई डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास कि बजट कैसे प्रस्तुत होता है, बजट का प्रस्तुति कैसे है, ये मैंने डिस्कस किया था। पता है सारा चीजें इसके सारे बारे में। और मैंने इसमें बताया था आपको कि जो बजट का पार्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट में, कि आपको बताया था कि बजट में दो ही चीज होगा। बजट में एक तो रिसीट होगा, यानी जो प्राप्तियां हैं, जस्ट रिकैप, और दूसरा है इसमें पेमेंट। यही दो चीज का बजट बनता है। जो प्राप्ति हुआ, प्राप्तियां, जितनी भी तरह की प्राप्तियां हैं और जितने भी तरह के खर्च हैं, एक्सपेंडिचर हैं, वो सब जो है बजट होता है। यही प्राप्ति और खर्च। और मैंने ये बताया था कि प्रेजेंटेशन ऑफ बजट में सबसे पहले जो होता है बजट भाषण। जो बजट भाषण है ये वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है, जिसे बोला जाता है बजट स्पीच। बजट स्पीच यानी बजट भाषण होता है जो पढ़ा जाता है और रखा भी जाता है दोनों शब्दों में। साथ में कुछ अन्य दस्तावेज भी रखे जाते हैं, कुछ अन्य दस्तावेज भी रखे जाते हैं। वो मैंने दस्तावेजों की सूची लास्ट क्लास में आपके समक्ष शेयर किया था कि बजट भाषण के साथ साथ कौन कौन से दस्तावेज दोनों सदनों के फ्लोर में रखे जाते हैं, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। और मैंने तीसरी बात बताई थी कि इसके अलावा ये टॉपिक है बजट कानून कैसे बनता है, हाउ द बजट इज इनैक्टेड, बजट कैसे अधिनियमित होता है। और मैंने दो एक्ट की चर्चा की थी। बजट रिसीट के बारे में है, यानी जो भी इनकम हो रहा है, आप ऐसे समझें अगर कि यह एक तिजोरी है, यह एक तिजोरी है, दिस इज ट्रेजरी। तिजोरी है, क्या है? ट्रेजरी है। भारत सरकार का जितना भी पैसा है, चाहे जिस मोड से आ रहा हो, चाहे वो पैसा टैक्स से आ रहा हो, आप जानते ही हैं डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, या फिर वो नॉन टैक्स से आ रहा हो। नॉन टैक्स कई तरह का सरकार सुविधा देती है, बदले में सुविधा शुल्क प्राप्त करती है। या फिर एयर इंडिया के बेचने से पैसा आ रहा हो, यानी डिसइन्वेस्टमेंट मनी हो, या फिर लोन लिया गया हो। माय पॉइंट इज दैट एवरी मनी, एवरी सिंगल कॉइन दैट इज अर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी पैसा भारत सरकार अर्न करती है इस तिजोरी में जाती है। Whatever you can imagine, this is the main treasury, खजाना of government of India, and this is called consolidated fund of India, यानी भारत की संचित निधि, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 में है। भारत की संचित निधि, निधि आप समझते हैं ट्रेजरी, निधि मतलब ट्रेजरी। जितना भी पैसा आएगा इस ट्रेजरी में चला जाएगा। ऑल रिसीट, ऑल इनकम
इसका हिस्सा बनेगा, मेन खजाना यही है। तो जब सारा पैसा इसी ट्रेजरी में जा रहा है, एवरी इनकम दैट इज गोइंग इन दिस ट्रेजरी, इस फंड में जा रहा है, तो खर्च भी तो यहीं से होगा। तो जितना भी खर्च यहां से हो रहा है ऑल, अब आप देखिए ये तो आपने कर दिया, अब जो भी खर्च यहां से हो रहा है ऑल खर्च, चाहे वो आपका सैलरी का मामला हो, चाहे राफेल विमान खरीदना हो, या डीए देना हो, किसान सम्मान निधि का पैसा हो, एरियर देना हो, या फिर कोई भी नया रोड, रेल, बिल्डिंग, एयरपोर्ट, फैक्ट्री, जिस रूप में आप इमेजिन कर सकते हैं, यही से ना आउट होगा, क्योंकि निधि तो यही है, फंड तो यही है। तो दो बातें हुई, एक इनकम को प्राप्त होना, ऑल इनकम इसी फंड में जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, और जो भी पेमेंट हो रहा है इसी फंड से। दिस इज मास्टर फंड, इसके अलावा और कोई फंड नहीं है। जहां तक बात है कंटीजेंसी फंड का, जिसे आकस्मिक निधि कहा जाता है, दैट इज ओनली फॉर इमरजेंसी फंड। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अभी गए, आपके पास पैसा नहीं है, तो 100 रुपया आपने फ्रेंड से मांग लिया और 100 रुपया बैक करना पड़ेगा तुरंत। तो कंटीजेंसी फंड उतना ही पैसा, लिमिटेड पैसा होता है, और फाइनेंस सेक्रेटरी के कस्टडी में रहता है, उसका कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा। मेन फंड यही है। और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जिसमें आप लोगों का पैसा होता है, एलआईसी का, पीपीएफ का, ईपीएफ का, जितना भी पैसा जो रखता है उसमें, वो आपका पैसा है, वो सरकार का तो पैसा है नहीं। अगर आप वहां से विड्रॉ करते हैं तो देना पड़ेगा, करेक्ट। तो यही मेन बात है। दो क्वेश्चन यहां से इमर्ज होता है कि एक, सब पैसा इसमें आ रहा है ऑल, और एक पैसा निकल रहा है। तो इसी से यह बनता है कि जो पैसा आ रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम, राइट। इनकम, इनकम यानी कि रिसीट, जो आय है और जो आपकी प्राप्ति है, जो इस फंड में आ रहा है, इसको आने के लिए एक कानून चाहिए, एक लॉ चाहिए, एज पर आर्टिकल प्रोवाइड्स करता है। यू कैन रेफर, संविधान का जो अनुच्छेद है वो क्लियर कट कहता है, 114 आप रेफर अगर करते हैं, बेयर एक्ट अगर आपके पास है, अगर आपने उसको पढ़ा है बेयर एक्ट को, तो इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि एप्रोप्रिएशन बिल, इसका नाम है विनियोग विधेयक। इसके लिए, ये करने के लिए कौन सा चाहिए ये जान लीजिए, विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल, इसको इंग्लिश में कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। और जब एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है तो यह कहा जाता है एप्रोप्रिएशन एक्ट। प्रश्न है, यह विनियोग विधेयक क्या है, एप्रोप्रिएशन बिल क्या है, जो अगले चरण में आने वाला है। तो विनियोग विधेयक का फंडामेंटल वन उद्देश्य है, ठीक है। अब यहां पर जो मैंने इनकम कहा था, यहां पर तो इनकम के लिए विनियोग नहीं होता है, और जो ये खर्च के लिए होगा बेसिकली, ऐसे आप समझें। ये देखिए, इनकम के लिए आपका होता है, जो पैसा आ रहा है वो होता है फाइनेंस एक्ट, यानी कि वित्त विधेयक। जो टैक्स से पैसा आप ले रहे हैं उसके लिए होता है वित्त विधेयक, जो एक मनी बिल होता है 110 एक के अनुसार पेश होता है 1101A। ये किस लिए, इनकम के लिए। और जो आप लोग खर्च करते हैं, जो भी खर्च होगा यानी कि एक्सपेंडिचर होगा, जो इस फंड से पैसा बाहर जाएगा, उसकी अनुमति मिलती है एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक से। विनियोग विधेयक, जिसे आप कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल, जब ये पास हो जाता है तो एप्रोप्रिएशन एक्ट होता है। तो मैंने दो एक्ट की बात की, एक फाइनेंस बिल और एक एप्रोप्रिएशन एक्ट, एक विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक क्या करता है, खर्च की अनुमति देता है। जो भी इस फंड से खर्च होगा उसका परमिशन जब विनियोग विधेयक पास हो जाएगा तब मिलेगा, जिसका उल्लेख 114 में है, आर्टिकल 114।
दिख रहा है क्लियर? संविधान का अनुच्छेद 114 भारत सरकार को परमिशन देता है कि वो भारत की संचित निधि से पैसे खर्च कर सकती है। और जो फाइनेंस एक्ट है, वित्त विधेयक है, जो 110(1)(a) के तहत एक धन विधेयक होता है, वह भारत सरकार को परमिशन देती है कि आप टैक्स ले सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 265 में यह स्पष्ट कहा गया है कि बिना कानून का आप टैक्स नहीं ले सकते हैं। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड अनलेस एंड अनटिल एप्रोप्रिएटेड अंडर द लॉ। तो एक लॉ चाहिए टैक्स लेने के लिए, और वह लॉ होता है वित्त विधेयक, फाइनेंस एक्ट। और खर्च करने के लिए जो सैंक्शन है, आपको परमिशन है, जो सिग्नल है, वो मिलता है विनियोग विधेयक से। यह दोनों बिल रखा जाता है यहां पर, दोनों बिल, बोथ बिल्स, दोनों विधेयक रखा जाता है। यह प्रेजेंटेशन ऑफ बजट है। एक बजट भाषण रखा गया जो पढ़ा भी जाता है और रखा भी जाता है, बजट भाषण, बजट स्पीच। सेकेंड, कुछ अन्य दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स भी रखे जाते हैं जो कि रिक्वायर्ड है अंडर लॉ, FRBM या अदरवाइज। और तीसरा, दो बिल का ड्राफ्ट रखा जाता है, एक फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक, और दूसरा विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। क्लियर और नॉट? तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, विच इज नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरणी। और यही उल्लेख है 112 में, जो कि मैंने बताया था। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरणी है, और मैंने बताया कि यह बजट वर्ड नहीं है संविधान में कहीं पर, वर्ड ये वाला है, वार्षिक वित्तीय विवरणी। सो एनी डाउट इन दिस फर्स्ट स्टेज? क्लियर हुआ सबको? एकदम थोरो रहिए बजट में, और इसका पूरा का पूरा आपको डिटेल्स मैंने लास्ट क्लास में दिया था। ये वीडियो में भी उपलब्ध है, लाइव भी टेलीकास्ट हुआ था, तो उसको आप रिपीट भी जहां पर डाउट होगा देख सकते हैं। इस क्लास का फायदा यह है कि क्लास में अगर कहीं पर कोई फैक्ट छूट गया, आप नोट नहीं कर पाए, देन आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट हुआ। सो लेट्स गो टू द सेकेंड स्टेज। नाउ दिस इज द सेकेंड स्टेज, जनरल डिस्कशन, जिसे कहते हैं सामान्य चर्चा। बजट को अधिनियमित किए जाने के जो प्रक्रिया है, उसका जो सेकेंड स्टेज है, जो द्वितीय चरण है, वो है बजट पर सामान्य चर्चा होती है। और यह चर्चा जो है एक तरह से आप देखिए, ये दोनों शब्दों में होती है। कब होती है? बजट पेश किए जाने के पोस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, यानी बजट पेश किए जाने के कुछ दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद यह सामान्य चर्चा होती है, जनरल डिस्कशन। यह द्वितीय स्टेज है, और यह चर्चा 3-4 दिन तक चलती है, 3 to 4 days। सामान्य चर्चा बजट पेश किए जाने के बाद 3 से 4 दिन तक चलेगा, राइट? और इस सामान्य चर्चा में क्या होता है, ये सब पॉइंट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फैक्ट के साथ साथ आपके सामने मैं थीम भी रख रहा हूं, क्या चर्चा कीजिएगा। ये क्वेश्चन आता है, आया हुआ है। तो आप चर्चा कर रहे हैं बजट एज ए होल, कुल बजट के बारे में, बजट एज ए होल, अलग अलग टुकड़े के बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं, पूरे बजट के बारे में, बजट पॉलिसी इश्यूज के बारे में, नीतिगत मुद्दों पर आप चर्चा कर रहे हैं, नीतिगत मुद्दों पर आप चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रहे, यहां पर कोई भी कट मोशन, कटौती प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, किसी भी प्रकार का यहां पर कट मोशन नहीं लाया जा सकता, और नहीं इस स्टेज में किसी प्रकार के वोटिंग का प्रस्ताव है लाया जा सकता है। नो कट मोशन, नो वोटिंग, ओनली डिस्कस एज ए होल, और पॉलिसी मुद्दा पर यहां पर डिस्कस होता है, यह चर्चा होती है। और चर्चा के अंत में भारत के जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर,
उनको एक राइट होता है रिप्लाई करने का। चर्चा के अंत में वो अपना रिप्लाई देते हैं, जो 3 से 4 दिन तक होता है। और उसके बाद जब ये चर्चा हो जाती है, फाइनेंस मिनिस्टर का रिप्लाई हो जाता है, तब हाउस जो है, लोकसभा और राज्यसभा एडजर्न कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है 3 से 4 सप्ताह के लिए। 3 से 4 सप्ताह के लिए जनरल डिस्कशन के बाद हाउस क्या हो जाता है? स्थगित कर दिया जाता है। कौन कर सकता है एडजॉर्नमेंट? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पावर होता है। हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का स्पीकर होता है, राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है, उसको चेयरपर्सन बोलते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जो हाउस को चलाता हो, कंडक्ट करता हो, उसी को पावर है हाउस को एडजर्न कर देना। तो 3 से 4 सप्ताह के लिए हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है स्पीकर के द्वारा। और यह जो एडजर्न किया जाता है तो बताया जाता है कि हाउस की अगली बैठक कब होती है। हाउस की अगली बैठक कब होती है। एडजर्नमेंट अगर आप देखें तो एडजर्नमेंट जो है वो 2 तरह का होता है। एक एडजर्नमेंट नॉर्मल होता है। एडजर्नमेंट मतलब होता है स्थगन। ध्यान दीजिए क्योंकि यह चीजें मेंस में पूछी हुई है शॉर्ट में। स्थगन, यह स्थगन कौन कर रहा है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। क्लियर है? स्पीकर या चेयरपर्सन। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। उपराष्ट्रपति ही होते हैं एक्स ऑफिशियो। जो भी इस पोजीशन को होल्ड करेगा वो राज्यसभा को चेयर करेगा, प्रिसाइड करेगा। एक स्थगन ऐसा होगा जिसमें स्थगित तो आपने कर दिया, हाउस को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन अगले किस डेट और टाइम को मिल रहे हैं वो बता दिया जाता है, डिस्क्लोज कर दिया जाता है। मतलब नेक्स्ट डेट एंड टाइम, अगली बैठक कब होगी, नेक्स्ट डेट एंड टाइम ये बता दिया जाता है कि हम लोग इस तारीख को इतना बजे पुनः मिलेंगे। दिस इज जनरल एडजर्नमेंट, सामान्य स्थगन। यहां पर ऐसा ही स्थगन हो रहा है जब कहा जा रहा है कि 3-4 सप्ताह के लिए हम लोग हाउस को, बैठक को अभी सस्पेंड कर रहे हैं। एडजर्नमेंट हो गया 3-4 सप्ताह के लिए, इसको क्या बोल रहे हैं? जनरल एडजॉर्नमेंट। और एक एडजॉर्नमेंट ऐसा होता है जहां पर आप टाइम नहीं बताते हो, आप विदाउट डिक्लेयरिंग टाइम एंड डेट, किस डेट को बैठोगे आप अगली बार, किस टाइम में बैठोगे, यू डू नॉट डिस्क्लोज, आप उसको रिवील नहीं करते हैं। एक जगह बता देते हैं कि इस तिथि को, इस डेट को हम लोग अगली बार बैठक में मिलेंगे। एक ये स्थगन हुआ। एक स्थगन वो हुआ जब आप अगला डेट एंड टाइम नहीं बताते हैं। तो 2 तरह का एडजॉर्नमेंट हो रहा है। इसको जनरल एडजॉर्नमेंट बोलते हैं, सामान्य स्थगन, और इसको बोलते हैं, मेंस में आया हुआ है, मेरे को ही आया था मेंस में, यूपीएससी में। बोलिए, मेहनत कीजिए, मेहनत, ओनली द हार्ड वर्क एंड रीडिंग। बोलिए, मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से इसका आंसर। एक ऐसा स्थगन जो हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा हाउस को, बैठक को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, स्थगित किया जा रहा है, बिना अगली बार किस तिथि को मिलेंगे, किस डेट को मिलेंगे ये डिक्लेयर किए हुए। ऐसे स्थगन को क्या कहा जाता है संविधान में? एक एक आदमी बोलिए। अरे तो मैं बोल ही रहा हूं कि अनिश्चितकालीन है। जब डेट ही नहीं दिया अगला बैठक का, जब आपने टाइम ही नहीं दिया तो अनिश्चितकालीन ही है। यस, एनीवन। क्या आप देख रहे हैं बुक को? इसको बोलते हैं एडजर्नमेंट सीने डाई। ये हमें भी मेंस में आया हुआ था, 2002 के मेंस में ये आया हुआ है। इसको बोलते हैं एडजर्नमेंट सीने डाई। ध्यान दीजिए, एडजर्नमेंट सीने डाई। सीने डाई मतलब बिना अगला तिथि को डिक्लेयर किए हुए। एडजर्नमेंट सीने डाई, अनिश्चितकालीन स्थगन, इसको समझिए। लेकिन उसके ब्रैकेट में जरूर वर्ड दीजिए सीने डाई,
क्योंकि हिंदी मीडियम के साथ दुविधा यह है कि आप अनिश्चितकालीन स्थगन तो लिख तो देंगे और वही सीने डाई ऐसे लिख देगा तो आप नहीं समझिएगा, सीने डाई लिख दीजिएगा तो क्या कहिएगा तब, क्योंकि इसका विकल्प नहीं है। चीजों को ट्रांसलेट कैसे कीजिएगा, हर चीजों को कितना हिंदी साहित्य का विकास होगा, चैलेंज है और चैलेंज के लिए 2 गुना मेहनत करना पड़ेगा। जो भी टर्म है हिंदी मीडियम में खासकर उसके ब्रैकेट में इंग्लिश मीडियम तो लिखे ही, और मैं यही हमारा क्लास में आपको डबल फायदा होने वाला है और आप महसूस भी कर रहे होंगे कि मैं चीजों को इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बता रहा हूं। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को मिलेगा और जो इंग्लिश का वर्ड मिला है डेफिनेटली आप उसको ब्रैकेट में लिखिए, कोई डाउट। और आप 3-4 सप्ताह के लिए क्या कर दिया आपने, 3-4 वीक्स के लिए हाउस को सस्पेंड कर दिया। ये जनरल एडजॉर्नमेंट है, सामान्य स्थगन। ये टाइम मिल गया, वह समय जब हाउस नहीं चल रही होती है, वह समय जब हाउस की बैठक नहीं हो रही है, इस बैठक को कहते हैं रिसेस। रिसेस, सत्र का अवसान नहीं हुआ है, सेशन इज नॉट टर्मिनेटेड। यह सत्रावसान नहीं है, सत्रावसान भारत का राष्ट्रपति करता है। हाउस डिसॉल्व करने, सत्र को, यानी जो सेशन है, चाहे मानसून सेशन हो, चाहे बजट सेशन हो या विंटर सेशन हो, इसको टर्मिनेट करने का पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। और एक बार हाउस टर्मिनेट हो गया, सत्र का अवसान हो गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोरोग, तो फिर सत्र को बुलाना पड़ता है। यहां सत्र का अवसान नहीं हो रहा है, केवल बैठक नहीं हो रही है लोकसभा की और राज्यसभा की, यानी यह टाइम खाली समय है। इस खाली समय को इंग्लिश में रिसेस बोला जाता है, जब सत्र की बैठक नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे आपका क्लास बंद हो गया, आपका कोचिंग क्लासेस स्टॉप हो गया और अगले महीने के 15 तारीख को एग्जाम है। आज मान लीजिए कि आज 18 तारीख हो और 18 नवंबर से आपका मान लो कि यूपीएससी का मेंस है, 1 माह का टाइम मिल गया, ये रिसेस है। किस लिए? अब आप जो 1 महीना में करना चाहते हैं अपने आप को, वो कर सकते हैं। वैसे ही लोकसभा की बैठक नहीं हो रही है, अब खाली टाइम है, इसमें आप दूसरा काम कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रिसेस। जनरल डिस्कशन हो गया। अब खाली टाइम में आप क्या करने वाले हैं, यह मैं बता रहा हूं आपको। स्क्रूटनी ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स, DFG, डिमांड फॉर ग्रांट्स। यह जो है अनुदान की मांगों, जो अनुदान की मांग है, इस पर आप चर्चा कर रहे हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। जांच, इसका एग्जामिनेशन हो रहा है, जांच हो रहा है। किसका? अनुदान की मांगों का। अनुदान की मांगों का आप क्या करने जा रहे हैं? जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ये समझ लीजिए। अगले स्लाइड में आ रहा है कि अनुदान की मांग है क्या। अगले स्लाइड में आएगा कि अनुदान की मांग क्या है। अभी मैं ये कह रहा हूं कि जो तीसरा स्टेज है बजट इनेक्टमेंट का, वो है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब होता है जांच करना, राइट है कि रॉन्ग है, एक्सेस है कि लो है, या जस्टिफाइड है कि नहीं। अगर आप 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो उसकी उपयोगिता तय करते हैं कि 100 रुपीज खर्च करना राइट है कि नहीं, तभी ना खर्च करते हैं किसी भी आइटम में। यहां पर जो खर्च है डिमांड है, और मैंने बताया कि जब डिमांड पास हो जाता है तो वह बन जाता है ग्रांट। एक मांग कब बन जाता है अनुदान? जब हाउस उसको ओके कर देती है, तब डिमांड बन जाता है ग्रांट्स। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डिमांड फॉर ग्रांट्स। आप ग्रांट दीजिए, इसकी मांग हो रही है, जब पास हो जाएगा तो बन जाएगा ग्रांट। यानी खर्च की बात है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च की बात हो रही है। क्वेश्चन है कि ये जांच कौन करेगा? हु इज गोइंग टू स्क्रूटिनाइज? स्क्रूटनी कौन करने वाला है डिमांड फॉर ग्रांट्स का? अगला प्रश्न है। तो ये जांच करेगा ये DRSC, जिसको
कहा जाता है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं डीईपीटी, यह है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। मेंस का क्वेश्चन है, पीटी का भी है, इंटरव्यू का भी है। अदरवाइज सबको जानना चाहिए कि बजट की जांच कौन करता है। इतना लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट होता है, उसकी जांच कौन करता है। अरबों रुपया का आप प्रस्ताव लेके आते हैं, पास कैसे होता है? कोई देखता है कि नहीं उसको, कि इसी तरह जो सरकार कही ओके, तो फिर अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी कैसे बनेगी? इसी के लिए डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है जो जांच करता है। अगला प्रश्न है, ऐसे कितने कमेटी है? एक कमेटी है, देखिए वर्ड कमेटी है, ऐसे टोटल कमेटी की संख्या वर्तमान में 24 है। यानी इन्हीं 24 कमेटी के द्वारा संपूर्ण बजट की जांच की जानी है। अब सवाल है कि 24 है, प्रत्येक डीआरएससी में, एक डीआरएससी में, एवरी डीआरएससी में कुल 31 मेंबर होते हैं, 31। कुल कितना है? 24 डीआरएससी है। टोटल डीआरएससी की संख्या 24, एक डीआरएससी में 31 मेंबर होंगे। और यह ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होगा, यानी कि इसमें लोकसभा के भी सदस्य होंगे और राज्यसभा के भी, तभी यह संयुक्त संसदीय समिति हुआ। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 मेंबर होते हैं। यह पार्लियामेंट्री रूल्स का मामला है और यह सिस्टम पहले नहीं था। यह सिस्टम पहले नहीं था। बजट को इतनी माइक्रोस्कोपिक वे में स्क्रूटनी करने का सिस्टम नहीं था। यह डीआरएससी लाने का श्रेय जाता है लेट पीए संगमा को। जब वो थे पीए संगमा, उस समय ये स्पीकर थे लोकसभा का, आप सब लोग नाम उनका जरूर सुने होंगे। ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है, इतना बढ़िया सिस्टम उन्होंने बना दिया डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। हालांकि जो उन्होंने बनाया उस स्ट्रक्चर में समय के अंतराल से बदलाव हुए, बट वो क्रेडिट, वो इनिशिएटिव उन्हीं के नाम पर है। और इसकी शुरुआत उन्होंने की 1993 में। वेरी ब्यूटीफुल फैक्ट्स हियर फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस। अगर इसको माइंड में धारण करते हैं, केवल क्लास से ही आधा चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। और जो लोग पहले ये कहते थे कि सर बोर्ड में नहीं दिख रहा है, ऑनलाइन में ये थोड़ी थोड़ी बातें कहीं कहीं से आती थी, अब मैंने आपके सामने पीपीटी कर दिया है, तो अब आपको वो कोई इशू नहीं आएगा। मेरा यकीन है कि जब पॉलिटी खत्म हो जाएगी, करे तो टारगेट बैच है, देन यू कैन डेफिनेटली विल बी मास्टर ऑफ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप यहां पूर्ण रूप से प्रेजेंट होकर इस क्लास को समझ रहे हैं और फैक्ट्स को नोट कर रहे हैं, और आप भी पढ़ते रहेंगे घर पर, तो वर्क क्या है इसका? एग्जामिन करना, यानी कि परीक्षण करना, बजट के प्रस्तावों का परीक्षण, एग्जामिनेशन, जांच, डिस्कस, चर्चा ये लोग करता है, डिस्कस करता है, चर्चा करता है, और रेकमेंड करेगा, यानी कि अनुशंसा करेगा इसके बारे में। जांच के बाद अनुशंसा यानी सिफारिश। सो एग्जामिन, डिस्कस, रेकमेंड किसको करेगा? दोनों सदनों को, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों सदनों को ये लोग करता है। और कब करेगा? क्योंकि आपने अभी सुना कि 3 से 4 सप्ताह के लिए दोनों सदन स्थगित हो गई है। यह रिसेस का टाइम है। यह जो समय मिला उस दौरान यह सब काम हो रहा है। दिस इज कॉल्ड स्क्रूटनी ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। एनी डाउट हियर? आप लोगों को कोई डाउट? कुछ क्वेश्चन नहीं होना मतलब यू आर अंडरस्टैंडिंग फुल, या कुछ भी नहीं, दो में से यही बात हो सकती है। ठीक है, अगर आप सब समझ रहे हैं देन मेरा मेहनत सफल है। ये चौथा स्टेप है। ये चौथा स्टेप है
अनुदान की ठीक है। फोर्थ स्टेप, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। अभी आपने उसकी जांच की तो उसने सिफारिश किया, अब हाउस में आ गया, अब हाउस स्टार्ट हो गया है, 3-4 सप्ताह बीत गए, अब हाउस की बैठक शुरू। हम आपको यह बताने वाले हैं, अभी इस फिगर को समझ लीजिएगा बिल्कुल इत्मीनान के साथ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि समझा जाए वो 100% समझा जाए। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर यानी अनुमानित खर्च। एस्टिमेटेड मतलब अनुमानित, एस्टिमेट आप करते हैं ना, अंदाज जो करते हैं, उस खर्च के बारे में है जिसका प्रावधान आर्टिकल 112(2) में है, उसके बारे में मैं कह रहा हूं। ध्यान से इसको समझना है, क्योंकि ये बुक में उल्लेख है, लेकिन यहां पर माइंड में सेट कर जाना है। मैं कह रहा हूं खर्च के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में, कि यह एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है। यह एक्सपेंडिचर जो भी खर्च है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत की संचित निधि से, वे खर्च दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है चार्ज एक्सपेंडिचर, एक को कहा जाता है मेड एक्सपेंडिचर। पहले इंग्लिश में टर्म नोट कर लें, हिंदी में भी मैं बताऊंगा। यह भारित व्यय है, भारित व्यय, भारित व्यय, और यह है मेड एक्सपेंडिचर। ये दोनों व्यय है, एक्सपेंडिचर है। एक है चार्ज एक्सपेंडिचर और दूसरा है मेड एक्सपेंडिचर, राइट। यह जो एक्सपेंडिचर है जिसे आप कह रहे हो चार्ज एक्सपेंडिचर, भारित व्यय, ये नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर है, यानी इस खर्च पर वोटिंग नहीं हो सकता, नॉट सब्जेक्ट टू वोटिंग। दैट्स वाई दिस एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर, यानी कि ऐसे खर्चों पर हाउस में वोटिंग नहीं होगी, लोकसभा में वोटिंग नहीं होगी। और एक खर्च वो है जिस पर वोटिंग होती है, यानी कि यह वोटेबल एक्सपेंडिचर है, यानी कि वोटिंग वाले खर्च जिस पर वोटिंग हो रही है वो वोटेबल एक्सपेंडिचर, जिस पर नहीं खर्च हो रही है वो नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर। यानी कि जो चार्ज एक्सपेंडिचर है वो नॉन वोटेबल है, जो मेड एक्सपेंडिचर है वो वोटेबल है। क्लियर हुआ? समझ में आया ना बात? अब आपका प्रश्न है, यहां तक आप समझ गए हैं, जो चार्ज एक्सपेंडिचर है जिसे आप कह रहे हो कि नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर है, यानी कि लोकसभा में उस पर वोटिंग नहीं हो रही है, वो है क्या? तो मैं बता रहा हूं, भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सैलरी, पेंशन, अलाउंस और उनके ऑफिस का खर्च, इस पर वोटिंग नहीं होगी। देना ही देना है। क्या कहिएगा कि नहीं इसको 10 रुपया कम कर दो? कैनॉट बी, देना ही देना है। सैलरी है, अलाउंस है, पेंशन है और प्रेसिडेंट के ऑफिस का खर्च है। वाइस प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जज के सैलरी और उनके ऑफिस का खर्च, और अगर थोड़ा सा इसको और कर दें, सुप्रीम कोर्ट के जजों का पेंशन, ओनली सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट का तो राज्य देता है, स्टेट गवर्नमेंट से होता है। सैलरी दोनों का यहां से जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों का सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और सुप्रीम कोर्ट के जजों का पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, लेकिन हाई कोर्ट के जजों का पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, महालेखा परीक्षक और नियंत्रक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। जब मैं वर्ड बोल रहा हूं भारत निर्वाचन आयोग, मतलब वहां का जितने भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, दोनों निर्वाचन आयुक्त, उनके ऑफिस का खर्च, पे, अलाउंस, इंटायर। यूपीएससी, सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल
और वर्ड है इत्यादि एसेट्रा। इट इज नॉट अ फाइनल लिस्ट, इट इज नॉट अ फाइनल लिस्ट इत्यादि। क्या आप इस पर क्या बहस कीजिएगा जी? सो इट इज नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर, जिस पर वोटिंग नहीं होगी, दे आर कॉल्ड चार्ज एक्सपेंडिचर, करेक्ट। और दूसरा जो एक्सपेंडिचर है दैट इज कॉल्ड मेड एक्सपेंडिचर, ये वोटेबल एक्सपेंडिचर है। और यह क्या है? यही है डिमांड फॉर ग्रांट्स, यही है डिमांड फॉर ग्रांट्स, जो इसका टॉपिक है वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। आपके समक्ष प्रश्न है, डिमांड फॉर ग्रांट्स यानी अनुदान की जो मांग है वो कैसा एक्सपेंडिचर है? मेड एक्सपेंडिचर। कैसा एक्सपेंडिचर है? वोटेबल एक्सपेंडिचर। अब इस पर वोटिंग हो रही है, किस पर? डिमांड्स फॉर ग्रांट पर, क्योंकि यह वोटेबल एक्सपेंडिचर है। क्लियर हुआ? ये क्या है आप पूछेंगे, ये तो समझ गया ये कैसा खर्चा है। आप आईएएस ऑफिसर बन गए तो सैलरी आपको मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के, सैलरी मिलेगी ना। तो आपका मेड एक्सपेंडिचर होगा कि चार्ज एक्सपेंडिचर? चार्ज होगा कि मेड होगा? क्यों? चार्ज एक्सपेंडिचर वही होगा जिन ऑफिसेस का उल्लेख यहां पर किया गया है। जिस ऑफिसेस का, जिस कार्यालय का उल्लेख, ऑफिस का उल्लेख, जिस पोजीशन का उल्लेख यहां पर है वही होगा। बाकी सब आपका क्या है? मेड एक्सपेंडिचर है। ठीक है, वो सब मेड एक्सपेंडिचर होगा। आप भारत सरकार के जितना भी मिनिस्ट्री है, जितने भी मंत्रालय हैं भारत सरकार के, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सो कल्पना कर लीजिए सारे डिपार्टमेंट, सारे मंत्रालय क्या है? मेड हो जाएगा। ऑल मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल डिपार्टमेंट विद इन द मिनिस्ट्री, उनका जितना भी खर्चा है, फॉर एग्जाम्पल आप चलिए, अब राफेल का खर्चा है, देना है, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है, किसान सम्मान निधि है, हाईवे प्रोजेक्ट चल रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एनआईटी, आईआईटी, ये सब जितना भी खर्चा है, इसके अतिरिक्त इस हाई डिग्निटरी के जो ऑफिस हैं, इसके अलावा जो भी खर्चे हैं, सब मेड एक्सपेंडिचर है। और सब लोग अपना अपना मांगेगा कि हमको इतना पैसा चाहिए, हमको इतना, सब लोग अपना डिमांड करेगा और इस डिमांड पर हाउस में बैठक हो रही है। अब ये कहां पर वोटिंग होगी, ये अगला क्वेश्चन है। यह केवल और केवल लोकसभा में ही वोटिंग होगी, राज्यसभा में नहीं, बिकॉज इट इज प्रेजेंटेड एज मनी बिल। डिमांड फॉर ग्रांट्स एक मनी बिल के रूप में होता है, और मनी बिल होने के कारण इस पर जो वोटिंग होगी वह वोटिंग केवल और केवल लोकसभा में होगी, बिकॉज राज्यसभा को पावर नहीं है। वह डिस्कस कर सकती है इस विषय पर, वह रेकमेंड कर सकती है, अनुशंसा दे सकती है, रिजेक्ट नहीं कर सकती, वोटिंग नहीं कर सकती, ब्लॉक नहीं कर सकती 14 दिन से ज्यादा। क्लियर और नॉट? सब मेन एक्सपेंडिचर होगा। अब समझिए, सिंपल बात जानिए, इसके अलावा जो भी है वो वोटेबल एक्सपेंडिचर है, उस पर वोट हो रहा है लोकसभा में, तो वोट होने के बाद या तो पास करेगा या फेल करेगा, यही ना होगा। तो ये वोटेबल एक्सपेंडिचर है, ये ध्यान में रखिएगा। सारा खर्च हो रहा है एक ही तिजोरी, जो फंड है एक ही है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आपके पास दूसरा पॉकेट नहीं है, एक ही मनी बैग है, वह है भारत की संचित निधि। यानी कि यह खर्चा भी वहीं से, वोटिंग चार्ज एक्सपेंडिचर, और यह खर्चा भी वहीं से। और मैं खर्च की बात कर रहा हूं, और खर्च को कैसे लीगलाइज किया जाए, अनुमति कैसे दिया जाए, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। दोनों खर्च वहीं से, बिकॉज और कोई तो मनी बैग है नहीं। क्लियर? तो यह चीज है। अब मनी बिल के रूप में आ रहा है तो केवल और लोकसभा में, दैट मीन्स आप डिस्कस कर रहे हो लोकसभा में, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो?
वोटिंग कर रहे हो। डिस्कस यानी चर्चा और उसके बाद उस पर मतदान। और जब एक बार यह डिमांड पास हो जाएगा वोटिंग के बाद, तो यह बन जा रहा है ग्रांट। क्लियर हुआ और नॉट? अब डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या है तो आप लोग बता सकते हैं। अगर कोई पूछे, इतना स्मार्ट बनिए कि यह इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है, यह मान के चलिए कि इंटरव्यू में भी पूछाएगा और देन एंड देयर बताइए। मेरे क्लास के बाद अगर नहीं बता रहे हैं तो खुद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको कैच नहीं कर पाए, क्योंकि यही लेवल तो मैं दिल्ली में भी मैं पढ़ाता था, तो हमारा स्टाइल जो है वही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। जो है तो वही बताएंगे। इसके बाद आपका ग्रिप बनेगा, कंट्रोल बनेगा। कुल मिलाकर अगला प्रश्न है कि ऐसी कितने डिमांड होगी, आपके माइंड में आएगा ऐसी कितने डिमांड होगी, क्योंकि भारत सरकार के कितने मिनिस्ट्री हैं, कितने मंत्रालय हैं भारत में टोटल? कितना है? 40। एक इंफॉर्मेशन है कि 40 मिनिस्ट्री हैं। चलिए 40 मिनिस्ट्री हैं मान लिया हमने। अब कुछ डिपार्टमेंट भी होंगे जो मंत्रालय में नहीं आते हैं, सीधे पीएमओ में आते हैं, जैसे डीओपीटी। आप यूपीएससी करेंगे तो डीओपीटी से करस्पॉन्डेंस होता है, डीओपीटी ने करता है सारा चीजें। 40-50 मान लीजिए। तो जो बड़ा मंत्रालय है, जैसे डिफेंस, जैसे रेलवे, जैसे फाइनेंस, बड़ा मंत्रालय है। सहकारिता छोटा मंत्रालय हुआ। तो बड़े भी मंत्रालय हैं, छोटे भी मंत्रालय हैं, यस और नो? तो बड़े मंत्रालय के एक से अधिक डिमांड हो सकते हैं और छोटा जो मंत्रालय है उसका एक डिमांड होगा। डिमांड तो सब करेगा क्योंकि पैसा सबको चाहिए। बड़े मंत्रालय के एक से अधिक डिमांड 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है। बड़े का, रेलवे का 2-3 हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ज्यादा होगा, डिफेंस का ज्यादा होगा नहीं, और छोटा का एक होगा। एक टोटल 99 डिमांड आया था बजट एस्टीमेट 18-19 में। एक जो मेरे पास डेटा है 2018-19 में, हमें 21-22 देखना होगा इस साल कितना डिमांड इन लोगों ने हाउस में रखा। ये आप लोगों के रिसर्च के लिए मैं करता हूं, आप इसको सर्च करें कि कुल कितना डिमांड 21-22 जो इस साल 1 फरवरी को बजट पेश हुआ, उसमें कुल कितने डिमांड रखे गए संपूर्ण मंत्रालयों और विभागों के लिए। लेकिन फिलहाल मैं डेटा दे रहा हूं कि 18-19 में टोटल 99 डिमांड रखा गया। ऑफ कोर्स इसी के इर्द गिर्द रहा होगा इस साल भी। और बड़ा मंत्रालय तो 2 या 2 से अधिक डिमांड। क्लियर हुआ या कोई यहां पर डाउट है? नहीं है तो वेरी गुड। वोटिंग हो रही है। क्या हो रही है? वोटिंग। और जब वोटिंग हो रही है तो डिस्कशन हो रही है। वोटिंग किस पर? अनुदान की मांगों पर। कहां हो रही है? लोकसभा में। और यह मनी बिल के रूप में है, यानी एक धन विधेयक के रूप में है। चार्ज एक्सपेंडिचर पर तो वोटिंग हो नहीं रही है। यहां पर अपोजिशन क्वेश्चन करता है कि आप पैसा अधिक मांग रहे हो या आप फालतू पैसा मांग रहे हो। आपका पॉलिसी ही डिफंक्ट है। गंगा अब भी मैली है, फिर भी करोड़ों रुपए मांगे जा रहे हो। अरे कुछ ग्राउंड में तो करके दिखाओ। क्यों दे पैसा हम? अपोजिशन कह रहा है कि वाई आई शुड अलाउ यू दिस मच अमाउंट। अपोजिशन को तो राइट है, वही कंट्रोल करता है, तभी तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी बन पाएगी। वित्तीय उत्तरदायित्व विपक्ष के इन प्रस्तावों से आती है। जब विपक्ष सरकार के नीति को क्वेश्चन करता है, प्रश्नगत करता है, और फिर सरकार को डिफेंस करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि नहीं हमारा पॉलिसी ठीक है। यही ना होता है। यहां पर जो अपोजिशन है लोकसभा में, वहां पर कटौती प्रस्ताव लाता है, दैट इज कॉल्ड कट मोशन। और फिर कट मोशन पर भी क्वेश्चन आपको आता है। कई बार आया हुआ है, सैकड़ों बार आया हुआ है, लेकिन लोग कंफ्यूज होता है, आंसरिंग नहीं कर पाता है। पहला है पॉलिसी कट मोशन, यानी नीतिगत कटौती प्रस्ताव। नीतिगत कटौती प्रस्ताव। ऑनलाइन वाले लोग बोलते हैं कि हिंदी में लिखिए, तो हम हिंदी में भी लिख रहे हैं। नीतिगत कटौती प्रस्ताव, दैट इज पॉलिसी कट मोशन। क्या विपक्ष कहता है जब यह प्रस्ताव लाता है? कट मोशन, नीतिगत कट मोशन कहता है कि आपका जो पॉलिसी है वही खत्म है,
वही खराब है, क्यों पैसा हम आपको दें? आपने पॉलिसी ही गलत बनाया है। द वेरी पॉलिसी इज क्वेश्चनड फॉर विच द डिमांड इज मेड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स। द पॉलिसी इज नॉट ओके, व्हाई आई शुड पे यू, मैं क्यों खर्च का इजाजत दूं आपको? हाउस की तरफ से अपोजिशन करता है, यानी ये पॉलिसी को ही प्रश्नगत कर देता है कि योर पॉलिसी इज नॉट गुड। अब गुड है कि बैड है, ये फैसला तो वोटिंग से हो जाएगा। जिसका संख्या भारी, अगर संख्या ज्यादा है तो पॉलिसी बढ़िया है, खराब संख्या रही है तो पॉलिसी खराब हो गई। यहां तो एक वोट से सरकार बनता है और बिगड़ता है, वाजपेयी साहब गवर्नमेंट का, आप इस बात को जानते ही हैं। तो ये वोटिंग होगा। अगर ये वोट में पास हो गया कट मोशन, सपोज, अब सरकार का क्या पोजीशन है वो आप समझ रहे हैं, अगर पास हो गया तो मान लीजिए कि आपने नमामि गंगे के लिए आपने मांगा था 10,000 करोड़ 2021-22 के दौरान, हमको 10,000 करोड़ चाहिए नमामि गंगे के लिए। सीवरेज प्लांट है, दिस है, दैट है, बहुत से प्रोजेक्ट चलाना है और गंगा को शुद्ध कर देना है, एकदम निर्मल गंगा। 10,000 करोड़ चाहिए। विपक्ष भी घूम रहा है, वो बनारस से लेके पटना से लेके सब जगह देख रहा है, न्यूज़पेपर में निकल रहा है कि ये सब बेकार है, आपका गंगा शुद्ध हो नहीं रहा है। आपके फैक्ट्री का सारा आइटम तो गंगा में जा रहा है, पहले उसको रोकिए। मैं खैर उन विषयों पर अभी ज्योग्राफी के इश्यूज पर नहीं आ रहा हूं, लेकिन ये चीज अगर पास हो गया तो 10,000 करोड़ के बदले में केवल 1 रुपया मिलेगा, ओनली 1। इफ दैट पॉलिसी कट मोशन इज पास्ड देन द हाउस विल अलाउ ओनली 1 रुपीज, 1 रुपया, यानी पूरा 10,000 करोड़ रुपया के बदले में आपको इतना ही मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड पॉलिसी कट मोशन। केवल 1 रुपया मिलेगा। आप 10 अरब मांगिए, जितना भी मांगना है यहां मांगिए। अगर पॉलिसी कट मोशन हाउस में पास हो गया देन 1 रुपीज मिलेगा, बिकॉज आपका पॉलिसी ही खत्म है, पॉलिसी ही रिजेक्ट हो गया। किसी पॉलिसी के तहत ना पैसा मांगा आपने, एक पॉलिसी बनाया होगा आपने, उसी के तहत मांगा ना। ये पॉलिसी पास हो गया, मतलब कि ये पॉलिसी आपका डिफीट हो गया हाउस में, यानी वो पॉलिसी रद्द हो गया। अब आपको कोई भी नहीं मिलना चाहिए, 1 रुपीज मिलता है। वोटिंग, यहां वोटिंग हो रही है। अरे वो दूसरा क्वेश्चन है भाई, तभी तो सरकार आप बनाए हैं। ये दूसरा प्रश्न कर दिए, नहीं पास होगा। हम कहां इसको कह रहे हैं कि नहीं कट पास होगा, और कहीं तुला पर ऐसे ऐसे का मामला हो 1 वोट से और कहीं पास हो गया तो ये तो संख्या का मामला है ना। ऐसे कैसे गारंटी दे दीजिएगा कि पास नहीं होगा? मैं कह रहा हूं अगर पास हो गया तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। अगर पास होगा तो ये तो खत्म हो गया कि आपको 1 रुपीज मिला। सबसे पहले विश्वास मत हासिल कीजिए, आपका सरकार अल्पमत में आ गया है। इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि सरकार जा रहा है। आप पहले विश्वास मत लाइए, आपका विश्वास ही नहीं रहा। ऐसे कई एक अवसर आते हैं और आए हैं इतिहास में, बजटरी इसमें। कट मोशन का पास होने पर सरकार को रिजाइन नहीं करना है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट यही है, नो नीड टू रिजाइन द गवर्नमेंट, लेकिन सरकार को तुरंत विश्वास मत लाना होगा कि अभी भी वो नंबर हमारे पास है, हम सरकार के लिए जो आवश्यक नंबर है हमारे पास है। आप समझ रहे बात? दूसरा, इकोनॉमिक कट मोशन, आर्थिक कटौती प्रस्ताव। आर्थिक कटौती प्रस्ताव ये भी आएगा, हर डिमांड में आ सकता है। ये नहीं कि सभी डिमांड के लिए एक ही, हर डिमांड पर अलग अलग आएगा। अगर विपक्ष चाहेगा तो, नहीं चाहेगा तो एक भी नहीं आएगा। और केवल लोकसभा में आ रहा है ये, क्योंकि लोकसभा में ही वोटिंग हो रही है। आर्थिक कटौती प्रस्ताव मतलब इकोनॉमिक कट मोशन। इसमें क्या होता है कि यहां पर जो है एक तरह से खर्च का जो औचित्य है, राइट और रॉन्ग, इसके बारे में विपक्ष क्वेश्चन करता है कि आप जो है अधिक पैसा, कम पैसा, इस तरह की बातें आएंगी। द राइटियसनेस ऑफ द एक्सपेंडिचर इज क्वेश्चनड, कि खर्च है। पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं कर रहा है, कह रहा है कि बहुत ज्यादा खर्च है और इतना खर्च क्यों हम संचित निधि से अलाउ करें। अगर यह पास हो गया, अगर यह पास हो गया, सपोज आपने नमामि गंगे के लिए 10,000 करोड़ मांगा, अगर यह पास हो गया तो उसमें
विपक्ष कहा कि आपको इतना नहीं देंगे, इतना ही देंगे। तो कितना रिड्यूस होगा ये जान लीजिए, बी रिड्यूस टू ए स्पेसिफिक अमाउंट। यह एक अमाउंट होगा जो कट हो जाएगा, कहेगा कि ठीक है इसमें से 5,000 करोड़ हम माइनस कर देंगे। स्पेसिफिक अमाउंट माने इतना अमाउंट माइनस कर दिया जाए, इतना अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट जो निर्धारित होगा इस कट प्रस्ताव में। मोशन है ना, मोशन मतलब वोटिंग होगा चर्चा के बाद, मोशन हमेशा सब्जेक्ट टू वोटिंग होगा। तो स्पेसिफिक अमाउंट यानी एक खास जो इसमें दिया हुआ रहेगा मोशन में, इतना पैसा माइनस कर दिया जाए। तो 5,000 माइनस हो जाएगा तो आपको मिलेगा केवल 5,000 करोड़। यह भी सरकार के लिए बड़ा इंप्रेसमेंट है, सरकार के लिए यह भी बहुत इंप्रेसमेंट होगा। क्लियर हुआ? और थर्ड है टोकन कट मोशन। बस थोड़ा सा नाखुशी जाहिर करना है हमें। हम पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ज्यादा मांग रहे हैं कम मांग रहे हैं ये भी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा नाखुशी है, थोड़ा हमें दिखाना है। अप्रसन्नता है, नॉट हैप्पी। बहुत लंबे समय से आप सरकार बना रहे हो, हमको मौका नहीं मिल रहा है। जस्ट डिस्कसिंग टोकन कट मोशन, टोकन कट ओनली फॉर द नेम ऑफ टोकन। इफ दैट इज पास्ड, ए स्पेसिफिक ग्रीवांस होता है, कुछ खास प्रकार की शिकायतें हैं, ग्रीवांस हैं जिसके लिए हलाया जाता है। और डिमांड ऑफ ग्रांट्स अगर ये पास हो गया, जो भी पैसा आपने 10,000 करोड़ मांगा है नमामि गंगे के लिए, केवल 100 रुपया माइनस होगा, ओनली 100 रुपीज माइनस होगा। समुद्र का है, उसमें से एक गिलास पानी उससे निकाल लीजिए या एक गिलास उसमें दे दीजिए, कोई अंतर? 100 रुपीज माइनस हो जाएगा, 100 रुपया कम मिलेगा आपको, क्या फर्क पड़ता है? दैट्स वाई टोकन कट मोशन। इकोनॉमिक कट मोशन का मतलब होता है एक खास अमाउंट जो प्रपोज किया जाता है इस मोशन में कि इतना हम कम देंगे आपको। अब वो अमाउंट 5,000 करोड़ हो सकता है, 100 करोड़ भी हो सकता है, 50 करोड़ भी हो सकता है। जो विपक्ष प्रस्ताव लाता है कि आपने जो पैसा मांगा है एक खास प्रोजेक्ट के लिए, उस प्रोजेक्ट में इतना पैसा हम आपको कम देंगे। कितना पैसा? जिस पैसे का जिक्र उस मोशन में होगा उतना माइनस हो जाएगा। जी, अब उतना ही में काम चलाना पड़ेगा तो एडिशनल सप्लीमेंट्री चलेगा, वो बात की बात है, वो अलग, वो आगे का बात है। फिर हाउस पर उसमें वोटिंग होगी और उस समय दिया जा सकता है, उस समय हो सकता है नंबर बढ़ जाए सरकार का, सब लोग बेंच पर उपस्थित हो वोट देने के लिए, वो पास हो जाए। सब तो नंबर का गेम है, इट्स ऑल नंबर मैजिक फिगर। 272 तो किंग है, उससे कम आ गया खत्म है। ये जो संख्या पर निर्भर करता है, देश की जनता डिसाइड करती है। 272 है तो सब कुछ पास हो जाएगा, सरकार बनती है उसी संख्या से। क्लियर और नॉट अबाउट द कट मोशन? एकदम आया हुआ है। पॉलिसी कट मींस राउंड ऑफ करके 1 रुपया, इकोनॉमिक कट उतना अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट, टोकन कट 1 रुपया माइनस होगा केवल, ओनली 1 रुपीज। सॉरी 100 रुपीज। यस, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है? ये चीज आपका कट मोशन के बारे में मैंने बताया। तो अब देखिए 99 डिमांड था, सभी पर चर्चा करना है। 99 अगर सब पर कट मोशन आएगा तो पता चला कि साल भर टाइम लगेगा जी, पूरा साल भर डिस्कशन हो रहा है, वोटिंग हो रहा है। सभी पर कट मोशन आने लगे, डिस्कशन होने लगे तो क्या स्थिति होगा? बजट तो पास करना है ना समय पर, सरकार को तो चलाना है ना अपना बिजनेस। 1 अप्रैल से कैसे काम होगा? आपको तो जो भी अनुमति है 31 मार्च तक का है ना, 1 अप्रैल से कैसे भोजन पानी मिलेगा? क्योंकि बिना पार्लियामेंट के अलाउ का तो उस फंड से एक भी पैसा नहीं निकलेगा, बहुत गंभीर स्थिति आ जाएगी। हाउस के मीडिया कवरेज होता है, सारी बातें हाउस में सारी बातें हो रही है। मैं हाउस की ही बात तो बोल रहा हूं। बजट इनएक्टमेंट इन पार्लियामेंट सब चीज हाउस के अंदर हो रहा है। मीडिया कवरेज होता है, सब बाहर में रिकॉर्डिंग है, लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हो। ये क्लासरूम का मामला नहीं है, ये पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ये
जो आप कर रहे हो सब लोग देख रहा है, एवरीबॉडी नोन। तो कुल मिलाकर 26 दिन का अलॉट होता है, ये जान लीजिए। टोटल डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, चाहे 99 हो चाहे 100+ हो, मात्र 26 दिन में आप चर्चा कर लीजिए, वोटिंग कर लीजिए, पास कर लीजिए। दैट्स ऑल। ये फिक्स है। कौन फिक्स है? एज पर द रूल्स ऑफ द हाउस ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के नियम कहते हैं कि टोटल 26 दिन में सभी DFG पास हो जाने चाहिए, चाहे वो डिफीट हो चाहे ओके हो, डिस्कस हो जाना चाहिए, अप्रूव हो जाना चाहिए, जिस रूप में अप्रूव हो, यस या नो। अलाउड इतना ही अलॉट होता है 26 दिन के लिए फॉर अराउंड 100+ DFG, यानी कि इसी 26 दिन में सारे डिमांड को डिस्कस कर लीजिए, इसी 26 दिन में सारे वोटिंग कर लीजिए और DFG को जिस रूप में अंतिम अनुमति दे दीजिए, चाहे DFG फॉल गिरेगा या फिर ओके हो जाएगा। इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। होता क्या है कि समय कम पड़ जाता है। हो सकता है एक ही डिमांड पर बहस होते होते 2 दिन निकल गया और ये 26 दिन बीतते हुए समय नहीं लगता है। और ये तब जब इन ऑल डिमांड पर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ने बड़ा ही सूक्ष्म दृष्टि से स्क्रूटनी कर लिया होता है। ये ऑलरेडी स्क्रूटिनाइज है, फिर भी यहां पर हो रहा है, समय कम पड़ गया, 26 दिन नजदीक आ गया। क्या होता है? लास्ट डे अब आ गया, पता चला अभी तो सब बाकी ही है। डिमांड फॉर ग्रांट्स पर ना चर्चा हुई ना वोटिंग हुआ, अधिकांश बाकी है। पास तो होना है, खर्च कैसे मिलेगा? मैं बोला 1 अप्रैल को इमरजेंसी आ जाएगा अगर खर्चा नहीं मिला, अनुमति नहीं मिला तो। अब बिना अनुमति का 1 रुपया नहीं निकाल सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, राइट? अब क्या होगा? जितना भी लंबित DFG है, जितना भी लंबित है, यानी कि जिस पर ना डिस्कस हुआ ना पास हुआ, जितना भी लंबित डिमांड फॉर ग्रांट है, सबको एक साथ हाउस में रख दिया जाएगा। ऑल सबमिटेड एक साथ फॉर वोटिंग। न चर्चा तो खत्म, सीधे सीधे रख दिया कि हाँ जी हाउस विचार करे। ऑल एक साथ सभी डिमांड फॉर ग्रांट्स जो समयाभाव के कारण डिस्कस नहीं हो पाए, वोटिंग नहीं हो पाई, सब एक साथ रख दिया जाएगा और पास के लिए। और हाउस में सरकार का तो मैजिक फिगर है 272, ओके हो जाएगा मेज की थपथपाहट के साथ, ओके हो जाएगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं गिलोटिन, यानी कि ऑल डिमांड्स आर सब्जेक्टेड टू गिलोटिन, ऑल डिमांड्स आर गिलोटिन्ड। अब ये अच्छा है कि बुरा है आप खूब समझ रहे हैं कि गिलोटिन राइट है कि रॉन्ग है। ऑफ कोर्स चर्चा का मौका नहीं मिला, जांच का मौका नहीं मिलेगा, तो आप तो बहुत सा मुद्दा पार्लियामेंट में चलता रहता है, दिस दैट, इसमें इंटरेस्ट कहां लोगों का रहता है। मैं आपको बता रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। 2021-22 इस साल जो बजट हुआ है उसमें सिंगल डिमांड पर चर्चा नहीं हो पाई है, सिंगल डिमांड पर। और यह ट्रेंड बन गया है इंडियन पार्लियामेंट का। इलेक्शन कमीशन काम करेगा ही, करोड़ों करोड़ का खर्च है, रुकता नहीं है कोई काम। इसके लिए संविधान में सफिशिएंट मैकेनिज्म है, प्रोविजन है, और उसके तहत देश चलता है, काम करता है, इसलिए उसमें भी ये प्रावधान आ जाता है, राइट? तो इस तरह की बात है। और फिर वो घड़ी आ गई जब अंतिम स्टेज आ जाता है। अभी तक तो खर्चा की बात हुई, आएगा कहां से पैसा? अब आप लोगों का है, आप लोगों को सैलरी मिल रही है, कपड़े खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, हरीलाल के पास जा रहे हैं, समोसे खरीद रहे हैं, सब में जुड़ जाएगा टैक्सेस। कोई भी व्यक्ति पर टैक्स लगाने के लिए संविधान का अनुच्छेद 265 कहता है कि टैक्स लगाने के लिए लॉ चाहिए। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड अनलेस एप्रोप्रिएटेड बाय लॉ, आर्टिकल 265। ये मैंडेट है, अदरवाइज मैं ही बाहर निकलूं, खड़ा हो जाऊं, उधर से जा रहे हो, मुझे पहले पैसा दे दो 100 रुपया, टैक्स है भाई, जाने का रोड पर है, सब लोग टैक्स लगाने लगेगा। क्या रिजिम हो जाएगा? कल्पना कीजिए, संविधान निर्माताओं ने 1949 में ही सोचा कि सबसे पहले कंट्रोल करो, अदरवाइज क्या सिचुएशन हो जाएगा, सब लोग टैक्स लगाने लगेगा। रंगदारी टैक्स भी लोग कुछ बोलते हैं ऐसा,
जो टैक्स कहीं पर भी कुछ भी लगा दो, कहता है कोई टैक्स नहीं लगेगा जब तक पार्लियामेंट का लॉ नहीं होगा, पार्लियामेंट का लॉ बनेगा तो वहां विपक्ष बैठा हुआ है। लेकिन हमारा काम तो तुम्हारा क्रिटिसाइज करना है और तुमको आर्बिट्रेरी एक्शन से रोकना है। इसीलिए टैक्सेशन प्रपोजल होता है, ये आया हुआ है फाइनेंस में, टैक्सेशन प्रपोजल, यानी कि जो आप टैक्स लगा रहे हो, बी इट डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और इसका रेट क्या होगा, ये सब फाइनेंस बिल में आता है। फाइनेंस बिल मतलब कि जो टैक्स के प्रस्ताव हैं आने वाले बजट साल के लिए। 1 फरवरी को पेश कर रहे हो आप और आपका दिन शुरू होता है 1 अप्रैल से। उस समय जो टैक्स आप लगाने जा रहे हो वो टैक्स कौन कौन से लगाओगे, क्या टैक्स का रेट रहेगा, सब कुछ डिटेल्ड इस फाइनेंस एक्ट में होता है, जिसे वित्त विधेयक कहा जाता है। और यह एक धन विधेयक होता है, यानी कि यह मनी बिल होता है। और जब मनी बिल है तो लोकसभा में ही डिस्कस और डिबेट होगा। और मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, इट कैन ओनली बी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड, नॉट सब्जेक्ट टू रिजेक्शन। और रूल 219, रूल 219 ऑफ लोकसभा ये बताता है कि फाइनेंस बिल कैसे पास किया जाएगा लोकसभा में। लोकसभा का रूल्स 219, और वो कहता है कि 75 दिन के अंदर, अधिकतम 75 डेज के अंदर एक वित्त विधेयक फाइनेंस बिल को पास कर दिया जाना है। मैक्सिमम 75 डेज, दैट इज मैक्सिमम। अंत में यही पास होता है। और जब फाइनेंस बिल पास हो जाता है तो यह बन जाता है वित्त अधिनियम, फाइनेंस एक्ट। और जब ये हो गया तो यह लीगलाइज कर देता है, यानी आप कलेक्शन कर सकते हो, टैक्स लगा सकते हो। लोकसभा में आपका बहुमत है, आपका प्रस्ताव लेके आए हैं कलेक्शन का, अगर रिजेक्ट कर देंगे, जब ट्रेजरी खाली रहेगी और इसके पहले आप खर्च करने का अरबों रुपया का प्रस्ताव बना चुके हैं, विनियोग विधेयक, वो कहां से पैसा आएगा, टैक्स नहीं आएगा, पैसा तो खर्च कहां से कीजिएगा, तो रिजेक्ट कर दीजिएगा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, तिजोरी खाली हो गई। उसके लिए विपक्ष वहां बैठा हुआ है, वॉच डॉग, रखवाला, इंटरेस्ट, उसको भी आपने ही चुनकर भेजा है कि जाओ कंट्रोल करना, अगर सरकार मनमाना करती है तो वहां तुमको रोकना है। ये इसको रिजेक्ट किया जा सकता है लोकसभा में। लोकसभा कैन रिजेक्ट, कह सकती है कि आप टैक्स ज्यादा क्यों लगा रहे हो, बट लोकसभा में ना जी, यस अलाउड, वो तो उस पर भी अलाउड है, एप्रोप्रिएशन बैक पर वोटिंग यही हो रही है, रिजेक्शन वोटिंग से होता है। डिस्कस तो जितना कर रहा है राम कथा, कोई दिक्कत नहीं है, वोटिंग में होगा, यस और नो। तो यहां बैठा है ना विपक्ष, और आपको अगर 350 नंबर देकर भेजा है जनता ने, तो आप पर विश्वास भी जताया है कि इतना मूर्खतापूर्ण काम आप नहीं करेंगे, क्योंकि 5 साल बाद फिर उसके दरवाजे आपको जाना पड़ेगा। इसलिए यू आर रेस्पॉन्सिबल, यू आर अकाउंटेबल एंड यू आर वेरी सिंसियर एंड अलर्ट। 5 साल की बात नहीं है, देश का शासन तो चलता रहेगा। अगली बार जनता आपको रिजेक्ट कर देगी अगर आप आर्बिट्रेरी जनता को इस तरह से परेशान करेंगे और हाई रेट ऑफ टैक्सेस कर देंगे तो। ठीक है, तो ये बात होती है और इस तरह की सारी बातें होती है। तो ये आपका बजट का संपूर्ण एक चीजें हम आपको दिए। अरे महाराज, 1 फरवरी को तो बजट रखा गया हाउस में, अब 1 फरवरी से शुरू हो गया, 2-3 दिन बाद तो सामान्य चर्चा हुई, फिर वो स्थगित हो गया, फिर मार्च फर्स्ट वीक में चर्चा शुरू होने लगी। मार्च फर्स्ट वीक में फिर हाउस रिज्यूम कर रहा है और इस तरह की बातें होंगी। आप समझे बात, 1 फरवरी को बजट पेश हुआ, 2-3 दिन बाद सामान्य चर्चा, उसके बाद बैठक स्थगित हो गई, और बैठक स्थगित होने के बाद फिर मार्च में बैठता है लोग, और फिर ये दोनों बिल पास हो जाता है 31 मार्च के पहले ही, और 1 अप्रैल से सब कुछ क्लियर हो जाता है, दोनों बिल पास हो जाता है। अब ग्रीन सिग्नल है टैक्स लेने का भी और खर्च करने का भी। नाउ दैट इज बजट इज ओवर, सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप चाहते हैं कि बजट को बिल्कुल अपने फिंगर टिप्स पर ले लें, समझ लें, 100% पारंगत बन जाएं, मास्टर बन जाएं। आप लक्ष्मीकांत के बुक को देखें और इस वीडियो को रिवाइज देख सकते हैं, चूंकि लाइव टेलीकास्ट हुआ है।
तो फिर बजट में कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। ठीक है, और अभी समय है तो मैं नया शुरू कर रहा हूं आपके लिए, और वो सब्जेक्ट भी आपके लिए इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाएगा जो आपको जानना है और समझना है। इतना मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल जो मैंने रिसर्च करके बनाया है। मेरा दावा है कि भारत में कहीं पर भी, इंडिया में आप चले जाएं, अगर इस तरह का प्रेजेंटेशन अगर कोई दिया हो तो आप हमारे समक्ष क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और इतना फैक्ट अगर किसी बुक में दिया हो तो मेरा दावा है आप हमारे समक्ष क्लेम कर सकते हैं। यह दावा रिसर्च के कारण है, बिकॉज एक मैं रिसर्च स्कॉलर भी हूं। I am discussing before you the Supreme Court and the High Court as per the Constitution of India. Let's start this. Are you ready? और यहां पर पीपीटी नहीं है, बट एक कीजिएगा, पीपीटी नहीं है, और बड़ा करें कि काफी है? और थोड़ा सा खुल जा, सिम सिम नहीं होगा? ठीक, देखिए, दिस इज सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। अगर आप अलर्ट हैं, यकीन मानिए एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पीटी का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कि किसी भी पीसीएस को दें, किसी भी या यूपीएससी को दें, क्योंकि फैक्ट का संग्रह है जो मैंने रिसर्च करके ओवर द इयर्स बनाया है। इंग्लिश में है, कोई टेंशन का विषय नहीं है, बिकॉज हिंदी में भी मैं रख रहा हूं आपके सामने फैक्ट को। आप केवल अलर्ट रहिए, मेरी बातों पर गौर कीजिए। भारत में सुप्रीम कोर्ट, राइट, सुप्रीम कोर्ट यह है, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट हुआ, ये हाई कोर्ट हुआ, और फैक्ट में मैं सभी आर्टिकल्स को भी बताया हूं, किस आर्टिकल में क्या लिखा है। इस वीडियो को आप पुनः देख सकते हैं, इसका प्रीमियरिंग भी इवनिंग में होता है मिशन 50 के द्वारा। सो घबराने की बात नहीं है कि सर आप आगे बढ़ गए, हमारा छूट गया, नो नीड टू वरी एट ऑल। लेकिन शाम को जब आप लक्ष्मीकांत देखेंगे तो फिर वो स्वप्न में भी आपको आएंगे, मींस इतना ग्रिप हो जाएगा कि फिर क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और ये आता है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी मैंने किया है। सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि स्थापना, स्थापना कैसे सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124(1) में है। एक सुप्रीम कोर्ट होगा, यह 124(1) आर्टिकल में कहा गया है। या आप न लिखें, बेहतर होगा आप रिवाइंड करके इस वीडियो को देखें, ये तो कंटिन्यू रहेगा। इंश्योर कीजिएगा कि डिसरप्ट ना हो, बैठे रहिए यहीं पर। आप इसको पहले समझ जाइएगा, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि फैक्ट लगातार आएगा। इसलिए केवल समझिए, और जहां डाउट हो पूछ लीजिए, और डाउट नोट कर लीजिए, और फिर सेकंड टाइम में इसको लिख लीजिए, क्योंकि सब मिलने वाला नहीं है। ये नहीं सोचिएगा कि हम ये सब शेयर करेंगे, ये रिसर्च मटेरियल है। ठीक, 124 स्थापना, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, 1 सुप्रीम कोर्ट होगा। और दूसरा कंपोजिशन, यानी बनेगा कैसे, सुप्रीम कोर्ट कैसे बन रहा है। कह रहा है कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अदर जजेज होंगे, अन्य जज, अदर जजेज होंगे। अदर जजेज यानी अन्य जज और चीफ जस्टिस मिलकर क्या हो रहा है, यह बन रहा है। अब अदर जजेज का व्याख्या नीचे फुट नोट में है, फुट नोट में आएगा, हम नीचे बताएंगे अदर जजेज का मतलब क्या है। और नंबर ऑफ अदर जजेज कितना होगा, यह कौन डिसाइड करेगा, तो पार्लियामेंट कानून बनाकर डिसाइड करेगी कि अदर जज कितना होगा। इट इज बाय पार्लियामेंट, बाय लॉ। केवल पार्लियामेंट को पावर है कि अदर जज की संख्या बढ़ाए या घटाए। घटाएगा तो नहीं, बढ़ाएगा। मुकदमों की संख्या तो बढ़ती जा रही है। तो एक सुप्रीम कोर्ट है, और एक ही है सुप्रीम कोर्ट, सिंगल सुप्रीम कोर्ट है, जो चीफ जस्टिस और अन्य जजों से मिलकर बना है।
और अन्य जजों की संख्या नंबर डिसाइड कर रहा है पार्लियामेंट बाय लॉ, यानी संसद कानून बनाकर अन्य जजों की संख्या को फिक्स कर रही है। वो बढ़ सकती है अगर कानून ऐसा पार्लियामेंट पास करता है तो। ये सुप्रीम कोर्ट हुआ। अब आइए हाई कोर्ट में। भारत के में हाई कोर्ट में आर्टिकल 214 क्या कहता है? अ हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा। देयर विल बी अ हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट, यानी कि ये जनरल रूल है, जो भी नया राज्य बनेगा एक हाई कोर्ट बनेगा। ये 214 कहता है, ये जनरल रूल है, एक हाई कोर्ट बनेगा ही। अगर नया राज्य बन जाए तो एक हाई कोर्ट बनेगा 214 के तहत। और 231 क्या कहता है? पार्लियामेंट में बाय लॉ इस्टेब्लिश्ड अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड यूटीज। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या यूटी के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बनना है तो यह फैसला पार्लियामेंट कानून बनाकर करेगा। और जब तक पार्लियामेंट ऐसा कानून नहीं बनाता है तब तक 214 काम करेगा, मतलब एवरी स्टेट सेपरेट हाई कोर्ट। तो मेन रूल है 214। और जब तक 231 के तहत कॉमन हाई कोर्ट नहीं बनेगा तब तक हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। यूटी वर्ड नहीं है यहां पर, स्टेट है। तो अगर कुछ जोड़ता है तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी उसमें बहुत महारत हासिल है। 216 क्या कहता है? हाई कोर्ट बनेगा कैसे? हाउ हाई कोर्ट इज कंस्टिट्यूटेड। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपने समझ लिया, हाई कोर्ट बनेगा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और अदर जजेस। चीफ जस्टिस और अन्य जजों से मिलकर हाई कोर्ट बनेगा। फिर कहता है कि अन्य जज यानी नंबर ऑफ अदर जजेस, इसका क्या मतलब है? यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तय करेगा जी, पार्लियामेंट नहीं। फैक्ट टू बी नोटेड, यहां पर पार्लियामेंट डिसाइड कर रहा है कानून बनाकर कि सुप्रीम कोर्ट में अन्य जजों की संख्या कितनी होगी। यहां पर राष्ट्रपति तय कर रहा है कि हर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा अन्य जजों की संख्या कितनी होगी। यह रिसर्च का विषय है। अब देखिए टेबुलर फॉर्म में आपके समक्ष आ रहा है सारा विषय। और कितने हाई कोर्ट हैं आज की तारीख में? 25 और जो लेटेस्ट है वो तेलंगाना हाई कोर्ट है। आ गया यहां पर, तो हम भी अपडेट हैं। अगर आप अपडेट हैं, हम भी अपडेट रखे हुए हैं अपने आप को। आंध्रा में तो पहले से है, तेलंगाना नया बना ना स्टेट, तो वहां का आ गया। आगे देखिए, आगे बढ़ने, जहां डाउट होगा वहां पूछिए, आपस में डिस्कस नहीं करना है। अभी टोटल 25 हाई कोर्ट है। जो लेटेस्ट हाई कोर्ट है, सबसे नया जो बना है वो तेलंगाना हाई कोर्ट है, जो तेलंगाना राज्य के सीमाओं के लिए बना है, उतना राज्य में। जैसे हमारे यहां पटना हाई कोर्ट है तो ये पूरा बिहार के बाउंड्री को कवर करता है। नहीं, सीट ऑफ कोर्ट, कहां कोर्ट बैठेगा? सीट ऑफ कोर्ट, सीट कहां होगा कोर्ट का? कोर्ट बैठेगा कहां? तो 130 क्या कहता है? इस पर मेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि मांग है कि भारत के 4 कोनों में 4 सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठे। मेंस का क्वेश्चन है, उसका राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, दोनों पक्ष होगा ना। मेंस का क्वेश्चन है। पहले संविधान तो जानिए कि संविधान क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठता है और अब 4 कोनों में, मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में भी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का, और गुवाहाटी में अगर बैठे तो कैसे बैठेगा? कहता है कि दिल्ली और अदर प्लेसेस सुप्रीम कोर्ट बैठ सकता है, दिल्ली में या अन्य जगहों पर। संविधान स्कोप दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अलावा अन्य जगह पर भी बैठ सकता है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, कह रहा है चाहे तो बैठ सकता है, संवैधानिक प्रावधान है। दिल्ली और अदर प्लेस एज मे बी अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश चाहे तो, अगर ऐसा वो सोचता है तो, बट विथ अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति की अनुमति से। अगर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अलावा कहीं और बैठेगा, ऐसा तभी संभव होगा जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहेगा, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। और राष्ट्रपति की अनुमति भारत सरकार की अनुमति होगी, क्योंकि राष्ट्रपति जो भी करेगा वो केंद्रीय मंत्री परिषद के सिफारिश पर करेगा। तो यह मामला केवल सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, सरकार का भी है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है
कि हम नहीं बैठेंगे। अभी तक जो निर्णय आया है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अन्य राज्यों में हम नहीं बैठेंगे। लेट सुप्रीम कोर्ट केवल दिल्ली में बैठने दीजिए। मेंस का क्वेश्चन बनेगा इस पर। हाई कोर्ट वो फिक्स है, जब हाई कोर्ट बनता है तो क्लियर है कि पटना में मेन ब्रांच होगा या मुंबई में मेन ब्रांच है तो इसका एक वहां भोपाल में मेन है तो जबलपुर में भी बैठेगा, ग्वालियर में भी बैठेगा, यानी उसकी खंडपीठ बेंच। तो डिजाइनेटेड, जो प्लेस को आपने डिजाइनेट किया कि कहां पर बैठेगा वो क्लियर है। वहीं हाई कोर्ट, अब ये कॉलम हाई कोर्ट का है, ये कॉलम सुप्रीम कोर्ट का है, और यहां हाई कोर्ट के आर्टिकल हैं, यहां सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल हैं। अपॉइंटमेंट कैसे नियुक्ति हो रही है, हम अब अपॉइंटमेंट इशू पर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे हो रही है, बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है, आज भी पेपर में निकला है। आपके पटना हाई कोर्ट को भी जज मिले हैं नए, जानिए कैसे हाई कोर्ट का जज अपॉइंट होता है। 124(1) में कहता है सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे नियुक्त होगा। कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ NJAC, यह संविधान में लिखा है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के सिफारिश पर करेगा। अब फुट नोट दिया का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया और पहले वाली सिस्टम को बहाल कर दिया है। किताब में आज भी वही लिखा है, बियर एक्ट में संविधान संशोधन हो गया, पार्लियामेंट ने, भले ही सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर दे, अब उसको यहां से हटाया नहीं जाता है, वो रहेगा वो कॉलम। हाँ, वो लेकिन लिखा रहेगा नीचे फुट नोट में कि उसको रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को। ये क्लियर है, 124(1) में है। और 217(1) क्या कह रहा है, यही बात हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ NJAC 124(1), यानी 124(a) में ही यह प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे हो रही है, राष्ट्रपति के द्वारा, और किसके सिफारिश पर, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अब उसका अगला लाइन आएगा कि इस आयोग के लिए जो संविधान संशोधन हुआ था 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, यानी उसका अब कोई प्रभाव नहीं रहा। वो आगे का बात आएगा, लेकिन लिखना होगा क्योंकि संविधान में यह बात लिखी हुई है। अब ये कैसे नियुक्ति होगा, तो पुराना वाला सिस्टम आ गया, और पुराने वाले सिस्टम में कॉलेजियम है, कॉलेजियम का सिस्टम है। और कॉलेजियम बनेगा कैसे, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए अलग कॉलेजियम है, हाई कोर्ट के जजों के लिए अलग कॉलेजियम है। जो सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन ऑफ कॉलेजियम, यानी कॉलेजियम कैसे बन रहा है, क्या कॉलेजियम का काम है, नियुक्ति के हेतु सरकार को भेजना। अभी यही हो रहा है, पेपर में आप पढ़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट में ही यह कॉलेजियम बैठती है, हाई कोर्ट के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। कॉलेजियम केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए भी और हाई कोर्ट के जजों के लिए, दोनों के लिए। ये नहीं कि हाई कोर्ट के लिए कॉलेजियम हाई कोर्ट में बैठेगा, दोनों कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट का जज का नियुक्ति करना है, हाई कोर्ट के जज का नियुक्ति करना है। जो कॉलेजियम होगा, कॉलेजियम में ग्रुप ऑफ जजेज, उसमें कई जज होंगे, वो बैठेगा केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में। और क्वेश्चन है कि कॉलेजियम कैसे बनेगा, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में जज का नियुक्ति होना है तो इसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा इस कॉलेजियम में, यानी सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम है उसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये शॉर्ट में समझ रहे हैं ना आप लोग, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। 4 सीनियर मोस्ट, यानी चीफ जस्टिस के नीचे सीनियरिटी में जो 4 टॉप जज होंगे ये बैठेंगे, यानी कुल 5 जज मिलकर कॉलेजियम बना रहे हैं, जो ये डिसाइड कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा। जो वैकेंसी होती है, वैकेंसी के अगेंस्ट, क्लियर है। वहीं हाई कोर्ट में अगर आप देखें तो हाई कोर्ट के जज का नियुक्ति के लिए भी कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट में ही बैठेगा, हाई कोर्ट में तो बैठेगा नहीं। यहां पर भारत का मुख्य न्यायाधीश है
और 2 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैं। क्लियर और नॉट? कॉलेजियम बन कैसे रहा है? डाउट है आपको? कोई सीरियस मैटर तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको दिक्कत या बाउंस कर रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? रिटायरमेंट एज की बात करें, जिस एज आ जाने पर जज रिटायर कर जाएंगे, 124(1) कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर कर जाएगा 65 साल के आयु में, और 62 साल की आयु में हाईकोर्ट का जज रिटायर कर जाएगा 217(1) कर रहा है। इतना आर्टिकल वाइज आपको हम दे रहे हैं। प्योर यूपीएससी लेवल का ये फैक्ट शीट है, 100%। एक क्वेश्चन यूपीएससी में अब तक ऐसा ना पूछा गया हो जहां यहां कवर्ड नहीं हो, खोज कर रखा गया है फैक्ट को। रिजाइनेशन किसको देगा? हम हटना चाहते हैं, रिजाइन करना चाहते हैं, तो 124(2)(a) ये कहता है आर्टिकल कि जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो रिजाइन दे रहा है भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजाइनेशन लेटर सबमिट करेगा, रिटर्न रिजाइनेशन, त्यागपत्र, सुप्रीम कोर्ट का जज। और हाई कोर्ट का कहता है यहां पर भी प्रेसिडेंट को ही देगा, 217(1)(a) लेटर ऑफ रिजाइनेशन, रिटर्न लेटर रिजाइनेशन उसी को देगा। ठीक है? क्लियर है? रिजाइनेशन क्लियर हो गया। अब अगर एज का डाउट हो गया, क्योंकि एज के अनुसार हो रहा है रिटायरमेंट, कोई 65 साल में रिटायर कर गया सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज 62 साल में रिटायर कर गया, अगर कोई कंफ्यूजन है जज के एज को लेकर, तो कौन फैसला करेगा अंतिम रूप से कि जज का राइट एज क्या है? यह कहता है 124(2)(a) पार्लियामेंट बाय लॉ टू डिक्लेयर डिसाइड सच अथॉरिटी एंड मैनर। ये कह रहा है कि पार्लियामेंट लॉ से डिसाइड करेगा कि एज क्या होगा। अगर 70 साल में आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर करे, तो पार्लियामेंट लॉ बनाकर ऐसा कर सकता है, स्कोप है। और इस समय बात बहुत तेजी से उठ रही है कि 65 साल में क्यों 70 साल कर दीजिए। 65 साल है ना, तो जजों की संख्या जल्दी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, तो इसलिए या तो 67 साल कर दो आप, और हाई कोर्ट के जजों को 65 कर दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट का 67 या 68 कर दीजिए। ये बात तेजी से उठ रही है, और ये मेंस का क्वेश्चन है, और आपको इसमें आर्गुमेंट देना है कि ये क्यों ऐसा किया जाना चाहिए और ऐसा क्यों नहीं किया जाए। मेंस का फुल क्वेश्चन है जो आपके समक्ष में रख रहा हूं। लेकिन ऐसा करने के लिए कानून चाहिए जो पार्लियामेंट बनाएगा। वही मैं कह रहा हूं, पार्लियामेंट बाय लॉ, ओनली पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है। और यहां पर यह कहता है 217(3) क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू द जज ऑफ द हाई कोर्ट टू बी डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फाइनल होगा यही। यहां पर कहता है कि अगर जज के एज के बारे में कोई इशू है, हाई कोर्ट के जज के बारे में कोई इशू है, कोई डाउट है, तो यह डिसाइड करेगा भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किससे चर्चा करके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करके। और भारत के राष्ट्रपति का जो निश्चय होगा, डिसीजन होगा, वो फाइनल होगा, उस पर आगे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता होगा, सब हिंदी इंग्लिश में बता रहे हैं, फिर भी कुछ लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, है ना। आपको बिल्कुल बाइलिंगुअल मिल रहा है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई है हिंदी में और इंग्लिश में दोनों पढ़ाने की हमारी। योग्यता फिंगर टिप्स पर रखिए। 124(3) कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। 124(3)
और यहां 217(2) कहता है कि हाईकोर्ट का जज कैसे बैठेगा बनेगा, उसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक ही भारत के सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है और हाई कोर्ट का नहीं। यहां पर केवल भारत के नागरिक का जिक्र है, यहां पर यह जिक्र नहीं है कि वो भारत का नेचुरल नागरिक हो या रजिस्टर्ड से। आज कोई बाहर का आदमी आता है, अप्लाई करता है भारत के नागरिकता का, तो भारत का नागरिक बन सकता है अगर योग्य हो तो भारत का नागरिक, अब वो नागरिक कैसे बना है, नेचुरल सिटीजन है या फिर कहीं और का मतलब उसका नेशनलिटी है, उसे नहीं मतलब है, या रजिस्टर्ड होकर वो नागरिक बना है। क्वेश्चन हाल में पूछा हुआ है, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं। ओनली भारत का नागरिक कैसे बना है, यह इशू नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कम से कम मिनिमम 5 इयर्स एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल जज रहा हो, एक हाई कोर्ट में या 2 से अधिक हाई कोर्ट में लगातार। क्वालिफिकेशन है ये और है, या तो ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये, 3 है ना, या तो ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो। 5 साल एक हाई कोर्ट में जज रहा हो, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है, या 2 में भी रहा हो, 5 साल एक हाई कोर्ट में, 2 हाई कोर्ट में, 3 हाई कोर्ट में लगातार रहा हो बिना ब्रेक का, या 10 साल तक एडवोकेट रहा हो किसी हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में। यानी एडवोकेट भी जज बन सकता है, वकील साहब भी जज बन सकते हैं। और पटना हाई कोर्ट में अभी 4 वकील जज बने हैं। ये तो हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट का यहां पर मैटर चल रहा है। यानी कि हाई कोर्ट का जज भी सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है, और हाई कोर्ट में जो कम से कम 10 साल, जज के लिए 5 साल और वकील के लिए 10 साल, 10 साल एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में अगर वो वकालत किया है तो फिर वो योग्य है। बनेगा कि नहीं ये तो कॉलेजियम और सरकार पर निर्भर करेगा। और अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की राय में ख्याति प्राप्त न्यायविद हो। ज्यूरिस्ट का मतलब होता है न्यायविद, न्यायविद, ख्याति प्राप्त न्यायविद हो। जैसे चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना में है, मीठापुर में लॉ यूनिवर्सिटी है ना जी, वहां का कोई एचओडी प्रोफेसर लॉ का तो मास्टर होगा। अगर राष्ट्रपति समझता है कि वो व्यक्ति लॉ का मास्टर आदमी है तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। बट राष्ट्रपति की राय वस्तुतः भारत सरकार की राय होती है, जो केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति अपना राय तो व्यक्त नहीं करता है। राष्ट्रपति कुछ भी राय, राष्ट्रपति का व्यक्तिगत राय तो होता नहीं है, वो सरकार की सिफारिशें होती है। न्यूनतम एज संविधान में इस पर साइलेंट है। संविधान में न्यूनतम एज का जिक्र नहीं है कि किस न्यूनतम एज के बाद, ये यूपीएससी बीपीएससी नहीं है कि इतना होने के बाद, क्योंकि यहां पर क्वालिफिकेशन दिया हुआ है और क्वालिफिकेशन में मिनिमम एज नहीं दिया हुआ है। यह दिया हुआ है कि कितने साल तक रह सकता है। तो भारत का नागरिक दोनों में 5 साल जज के रूप में एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में, या 10 साल वकालत किया हो लगातार एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में, मिनिमम 10 years एन एडवोकेट ऑफ 2 और मोर हाई कोर्ट, और राष्ट्रपति के नजर में ख्याति प्राप्त न्यायविद हो, वह सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। 124(3) में यह योग्यता संविधान में लिखी हुई है। कोई डाउट इसमें? हाई कोर्ट में कैसे बनेगा? भारत का नागरिक तो यहां पर भी है। मिनिमम 10 years एज जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया, किसी भी लोअर कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट में होता है ना लोअर कोर्ट, वहां पर 10 साल जज के रूप में काम किया हो, 10 साल जज के रूप में काम किया हो, डिस्ट्रिक्ट जज। यहां पर हाई कोर्ट का जज 5 साल, यहां पर
लोअर कोर्ट का 10 साल तक जज रहा हो तो वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। अभी 2 ऐसे जज पटना हाई कोर्ट में बने हैं जो लोअर कोर्ट में जज रहे हैं। या मिनिमम 10 साल, यहां पर भी 10 इयर्स है, यहां पर भी 10 इयर्स है। एज एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, 10 साल अगर वकालत कर लिए तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बन सकते हैं। यह प्रोविजन जो ख्याति प्राप्त न्यायविद हो यहां पर नहीं है। एक ख्याति प्राप्त न्यायविद जो भारत के राष्ट्रपति के नजर में एक ख्याति प्राप्त न्यायविद हो वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, यह राइट स्टेटमेंट होगा। तो कितना ग्रिप पकड़ना पड़ता है आपको सारी चीजों को, जब क्वेश्चन दे रहा है उसको समझ लेना कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप नहीं भी किताब पढ़े होंगे तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि किताब इसके बाहर है ही नहीं, ये किताबों का सार है। और आप किसी भी वीडियो यूट्यूब कहीं पर भी सर्च कर लीजिए, अगर ये फैक्ट दिया हुआ होगा। दैट्स वाई ये क्लेम है कि इसमें हमने संपूर्ण चीजों को रखा है। ठीक है, राष्ट्रपति मैंने बताया कॉलेजियम के सिफारिश पर। कहां कौन क्वेश्चन पूछा? राष्ट्रपति कॉलेजियम के सिफारिश पर। आप क्यों सो रहे हैं? वाई आर यू स्लीपिंग? हम तो बताए राष्ट्रपति कर रहा है, कॉलेजियम के सिफारिश पर करता है। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम 4 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस से मिलकर बन रहा है, बताया ना हमने। सो बी हियर, फैक्ट थोड़ा हो सकता है स्टैंडर्ड मिले, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं पॉलिटी में आप बीट करेंगे किसी भी कैंडिडेट को जो कहीं पर भी पढ़ता है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पढ़ता हो। यू शैल हैव अपर हैंड। नहीं तो आप मुझसे बात कीजिए, कहीं भी क्वेश्चन आता है तो हमें करे। इवन यूपीएससी से बाहर नहीं जा सकता, ये मेरा दावा है, क्योंकि जितना यूपीएससी पूछा हुआ है सब है। बेसिकली फैक्ट्स को पकड़िए आप, अगर फैक्ट्स को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो नहीं होगा। हाँ, क्या फिर से बोलिए प्लीज रिपीट। हाँ, अब ये पार्लियामेंट तय करेगा, बट इसकी आवश्यकता क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों का रिटायरमेंट एज बढ़ाया जाए? इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो काफी लेंदी है, उसमें समय लग रहा है और हमेशा वैकेंसी। अभी हाई कोर्ट पटना में 26 जज है मान लीजिए, जबकि जजों की संख्या 53 है, हमेशा कमी रह रही है। तो क्यों नहीं एज बढ़ाया जाए जिससे जुडिशियल पेंडेंसी है, जो मामले लंबित हैं वो काम हो सके। क्योंकि जज नहीं सीट पर रहेगा तो मामलों को सुनेगा कौन? अ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जितना न्याय में ना मिलना, देर से मिलना न्याय ना मिलने के बराबर है। इसलिए ये कदम राइट होगा अगर पार्लियामेंट, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान है इसके लिए, तो वो उस अनुसार डिसाइड करे। तो कितना टाइम हुआ? अच्छा, टाइम हो गया है, फिनिश कर रहा है इसी पर। मेरे घड़ी पर एहसास नहीं रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इवन देख नहीं पाया, मेरे को ऑफिस भी जाना है। पर ध्यान रखिए, फुटनोट पर आते हैं। फुटनोट केवल देख लीजिए, ओरिजिनल संविधान 1950, भारत का संविधान जो ओरिजिनल है उसमें अदर जजेस, सुप्रीम कोर्ट कैसे बनेगा? चीफ जस्टिस और अदर जजेज। अदर जजेज 7 का प्रावधान था। आया हुआ है क्वेश्चन, जब संविधान बना तो उसमें यह लिखा हुआ है कि 7 जजों से, एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य होंगे, ये ओरिजिनल में था। अब पावर किसको दे दिया जजों की संख्या बढ़ाने का? पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट अदर देन पार्लियामेंट प्रेजेंटली 33 जज है, 33 अदर देन, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 सुप्रीम कोर्ट में ऐसे है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 अन्य जजेज हैं। नंबर ऑफ जजेज, हाई कोर्ट कैन बी फॉर्म्ड एज पर द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब 214, 16, 17 में बताया हुआ हूं, ये क्लियर। इसका मतलब है कि जब तक पार्लियामेंट एक कॉमन हाई कोर्ट नहीं बनाता है तब तक हर राज्य के लिए सेपरेट हाई कोर्ट होगा। आया हुआ है स्टेटमेंट। जब तक पार्लियामेंट
एक कॉमन हाई कोर्ट नहीं बनाता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, तब तक यही रहेगा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, चर्चा किया ना मैंने, जो 13/4/15 से लागू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में जो डिसीजन आया था 16/10/15 को, कहा कि यह जो संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 99वां और जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट बना है 2014, वो क्या है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, एज वॉइड मैंने इसको जीरो कर दिया। यह जो संविधान संशोधन हुआ और जो यह कमीशन बनाया जजों की नियुक्ति के लिए, उसको वॉइड कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया, और इस प्रकार कॉलेजियम सिस्टम बहाल हो गया। कॉलेजियम सिस्टम बहाल हो गया। We'll discuss in the next class the continuity of the Supreme Court and the High Court. In between आप जाकर दोनों पैरेलली देख सकते हैं।